नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था मुद्रा के महत्व। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मुद्रा के दोष अथवा खतरे। देखिए, प्रश्न पत्र में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब आपके फाइनल का पेपर होगा, तो उसमें कई बार डायरेक्ट पूछने के बजाय इनडायरेक्टली क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो क्वेश्चन किस प्रकार से फ्रेम हो सकते हैं और उसका आंसर हमको किस प्रकार से करना होगा। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं मुद्रा के दोष अथवा खतरे के नीचे, ये स्टेटमेंट एज इट इज़ आ जाते हैं और इनके आगे लिखा हुआ रहता है विस्तार कीजिए, समझाइए, एक्सप्लेन इट एट्सेट्रा। तो देखिए, फर्स्ट जो कोड दिया हुआ है वो लिखा हुआ है, मुद्रा एक बहुमूल्य किंतु भयावह आविष्कार है। वापस देखिए इसको, मुद्रा एक बहुमूल्य मतलब कीमती, बेश कीमती है, लेकिन एक टेरिफाइड इनोवेशन है, एक भयावह आविष्कार है। देखिए यहाँ पे अगर आप इस लाइन को देखेंगे तो पहली जो इस सेंटेंस का जो हिस्सा है उसमें लिखा हुआ है मुद्रा बहुमूल्य है, मुद्रा एक बहुमूल्य है। बहुमूल्य का मतलब उसका महत्व अधिक है। लेकिन सेकंड पॉइंट पे जिसमें लिखा हुआ है किंतु भयावह आविष्कार है, यहाँ पे ये आपको एक वार्निंग है, एक चेतावनी है मुद्रा के प्रयोग से। नेक्स्ट देखिए आप, मुद्रा एक अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामी है। देखिए, अच्छा सेवक जो आप जैसा कहें वैसा आपका नौकर, आपका सेवक, आपका चाकर करे तो वो अच्छा कहलाता है, और बुरा स्वामी वो होता है जो अच्छा कार्य करने के बावजूद भी अपने नौकर को सताए। तब एक जगह तो मुद्रा को अच्छा सेवक माना गया है, दूसरी तरफ मुद्रा को बुरा स्वामी बताया गया है। आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है मुद्रा एक आवश्यक बुराई है। देखिए यहाँ पे इन्होंने ये तो कह दिया कि मुद्रा बुराई है, लेकिन आवश्यक है, नेसेसरी है, मतलब ये एक ऐसी बुराई है जिसका होना अत्यंत ही आवश्यक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, मुद्रा जो मनुष्य मात्र के लिए अनेक वरदानों का स्रोत है। देखिए, अनेक वरदानों का स्रोत मतलब पॉजिटिव थिंग्स आई हैं। अनियंत्रित होने पर संकट एवं अस्त व्यस्तता का कारण बन सकती है। देखिए, चाहे क्वेश्चन किसी भी रूप में आए, कोई भी कोटेशन आ जाए, आपको जो क्वेश्चन का आंसर है वो दो भागों में करना है। जब क्वेश्चन ऐसे फ्रेम आता है जैसे कि एक सेंटेंस दिए हुए हैं, तो पहले भाग में आपको क्वेश्चन के आंसर में मुद्रा के गुण, मुद्रा के महत्व, मुद्रा के उपयोग के बारे में आपको समझाना है। वहीं उसके उपयोग को समझाते हुए दूसरे पैरा में आपको उससे संभावित दोष और खतरे जो हम इस वीडियो में आगे देखने जा रहे हैं उनका एक्सप्लेनेशन करना है। और नीचे कंक्लूजन वे में जो ये सेंटेंस है उनको, इसके महत्व व इनके दोष गुणों को इंगित करते हुए आपको एक समरी लिखनी है। ये इसका सही तरीका है। देखिए, मैं वापस आपको बता देता हूँ, जब ये चीज़ें होती हैं, मुद्रा एक बहुमूल्य, मुद्रा एक अच्छा सेवक, मुद्रा एक आवश्यकता, मुद्रा अनेक वरदानों का स्रोत, मतलब यहाँ पे जो हमने देखा है कि मुद्रा के जो महत्व है कि लेन देन आसान हो गया, अर्थव्यवस्था में गति बन रही है, पूंजी का सृजन हो रहा है, पूंजी निर्माण हो रही है, उपभोक्ताकरण बढ़ा है, हमारा जीवन स्तर ऊंचा हुआ है, हम मनी के द्वारा हम किसी भी थिंग्स का मेजरमेंट कर सकते हैं, माप है, मान है, भंडार है, ये हमने देखे थे, मनी इज मैटर फॉर। तो ये सारी चीज़ें को आपको फर्स्ट पार्ट में करना है। अब सेकंड पार्ट में कैसा करना है, ये देखिए, हम नीचे आपको दिखाने होंगे मुद्रा के दोष। देखो, मुद्रा के दोष को हमने 4 भागों में बांटा है। उसमें पहला है आर्थिक दोष, इकोनॉमिकल जो इसके डिफेक्ट्स हैं, इसके जो कॉन्स हैं। सेकेंड है सोशल इविल्स, थर्ड है पॉलिटिकल, एंड फोर्थ है मॉरल। देखिए, मुद्रा के महत्व है, मुद्रा की आवश्यकता है, मुद्रा से हमारा जीवन सरल हुआ है, लेकिन जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं उसी तरह मुद्रा के भी 2 पहलू हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं मुद्रा के आर्थिक दोष। इसमें देखिए, फर्स्ट है सामाजिक एवं आर्थिक विषमता। देखिए, इसको आप सामाजिक दोषों में भी शामिल कर सकते हो, लेकिन चूंकि इसमें सामाजिक व आर्थिक दोनों विषय आए हैं, इसलिए इसको हमने आर्थिक दोषों में शामिल किया। देखिए, सामाजिक एवं आर्थिक विषमता का मतलब है कि मुद्रा के कारण से अमीर और गरीब के बीच में खाई बन जाती है, और
अमीर गरीबों को एक अलग दुनिया का वासी समझने लग जाते हैं। उनके साथ उनका जो व्यवहार है वो बड़ा ही क्रूर हो जाता है। और कई बार हमने ये भी देखा है कि गरीब लोगों को सगे संबंधी होने पर भी बिसरा दिया जाता है, और इसके कारण से समाज में एक अलग ही वर्ग का जन्म हो गया है, जिसे धनिक वर्ग और गरीब वर्ग कहते हैं। सेकंड पॉइंट है साधनों का केंद्रीयकरण। देखिए, मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाहता हूँ विथ एग्जांपल कि किस प्रकार से मनी जो रिसोर्सेज होते हैं उनको सेंट्रलाइज कर देती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अर्लियर इन द टेलीकॉम मार्केट देर आर सो मैनी कंपनीज, एयरसेल भी थी, एयरटेल भी थी, वोडाफोन आइडिया भी थी, BSNL भी थी, टाटा डोकोमो भी था, आपके रिलायंस जियो भी था, रिलायंस कम्युनिकेशन भी था। लेकिन जैसे ही जियो आया उसने अपनी मनी पावर को यूज़ करते हुए उसके पास जो बैक हैंड जो सपोर्ट था उसके द्वारा उसने पूरी जो टेलीकॉम सेक्टर है उसकी वो लीडरशिप ली। अब हम देख रहे हैं कि रिटेल सेक्टर में भी वो किंग बनता जा रहा है। तो इनके द्वारा क्या होता है कि एक व्यक्ति के पास इतनी पूंजी जमा हो जाती है, और वो आपको सबको पता ही है कि वो भारत के ही नहीं एशिया के नंबर 1 अमीर व्यक्ति भी बन चुके हैं, और विश्व में उनका 8वां स्थान है। तो आप देखिए कि किस प्रकार एक व्यक्ति के पास तो धन अधिक होता जा रहा है जबकि दूसरे व्यक्ति के पास कम हो रहा है। पिछले साल की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी लिखा हुआ था कि जो 69% वेल्थ क्रिएशन हुई है इंडिया में, वो तो 1% लोगों के द्वारा ही अर्जित की गई, उनके पास हासिल हुई। मतलब भारत में अगर 100 रुपये की वृद्धि हुई है तो 69 रुपीज़ तो केवल उन लोगों के हाथ में है जो कि टॉप 1% है। तो ये दिखा रहा है, ये शो कर रहा है कि किस प्रकार से वो रिसोर्सेज का सेंट्रलाइजेशन करते हैं, और ये किस कारण से संभव हुआ है, मुद्रा के आविष्कार से। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजी अर्थव्यवस्था में पाए जाने वाले दोष। देखिए, हमने देखा है 3 तरह की इकोनॉमी होती हैं, एक पूंजीवादी, एक समाजवादी और एक मिश्रित। तो इससे क्या होता है कि अगर मुद्रा का चलन ज़्यादा है, मुद्रा की मांग ज़्यादा है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो दोष पाए जाते हैं, जैसे कि केवल लाभ के लिए ही वस्तुओं का उत्पादन होता है, इसमें ये नहीं देखा जाता कि समाज का हित हो रहा है या नहीं, तो वो दोष मुद्रा के कारण अर्थव्यवस्था में दिखाई देने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अधिपूंजीकरण। देखिए, अधिपूंजीकरण का मतलब क्या होता है, कई बार किसी व्यवसाय को पूंजी की अधिक आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी पूंजी की उपलब्धता के कारण उस व्यवसाय में अधिक पूंजी लगा दी जाती है, जिससे कि पूंजी का नुकसान होता है। रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी जो आपका है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो पूंजी निवेश की है उस पर जो प्रत्याय की दर है वो कम हो जाती है, जो देश को नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेड साइकिल, या जिसे हम कहेंगे व्यापार चक्र। देखिए, व्यापार चक्र का मतलब है तेज़ी मंदी आना। कभी तो व्यापार में तेज़ी है, उसके प्राइसेस ज़्यादा हैं, डिमांड हाई है, लेकिन सडनली हम देखते हैं कि कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, सेचुरेशन स्टेज आ जाती है, रिसेशन आ जाता है कि उसकी डिमांड गिरने लग जाती है, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए उनके प्राइसेस भी डाउन हो जाते हैं। ये व्यापार चक्र हमको सीमेंट, स्टील इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यों में अस्थिरता। देखिए, आप अगर कंपेयर करेंगे पिछले 20 सालों से वर्तमान को, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि 20 साल पहले या 30 साल पहले मूल्यों में, किसी भी वस्तु के मूल्यों में जो फ्लक्चुएशन आता था, जो उठापटक होती थी, वो कम होती थी। वर्तमान समय में मूल्यों में उठापटक ज़्यादा होती। हम देख रहे हैं सोना चांदी प्रतिदिन के हिसाब से कभी 1000 रुपये नीचे गिर जाते हैं, कभी 2000 ऊपर हो जाते हैं। तो ये जो ज़्यादा उठापटक है ये नुकसानदायक होती है। नेक्स्ट है मुद्रा एक नौकर नहीं बल्कि मालिक बन जाती है। देखिए, जब हम बात करें कि मुद्रा नौकर है, नौकर का मतलब हम जैसा कहें, हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप हम मुद्रा को खर्च करके हमारे आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। मुद्रा एक जिन है, चिराग से निकला हुआ, जिसको हम जो चाहेंगे वो हमको लाके देगा। लेकिन अगर मुद्रा हमारे सर पे बैठ गई और मुद्रा के कारण हम लालची हो गए तो भाई भाई का नहीं रहता, आपसी विवाद होते हैं, खून भी हो जाता है, मर्डर केसेस भी हो जाते हैं, संबंध टूट जाते हैं, दोस्त का नहीं रहता। तो ये क्या होता है कि इसमें जो लालच आ जाता है, जिसमें हमने मुद्रा को ही सर्वोपरि मान लेते हैं, तब ये हमारी मालिक बन जाती है, हमसे नुकसान करवाती है, हमको अपनों से ही दूर करवा देती है। और लास्ट पॉइंट है फिजूल खर्च। हमने देखा है
कि कई अमीर व्यक्ति हैं जिनके पास ऑलरेडी 10 कारें हैं, व्यक्ति 4 हैं, लेकिन फिर भी चूंकि उनके पास पैसा बहुत है तो वो 10 की जगह 20 कार खरीद लेते हैं, अनावश्यक खर्चे करने लग जाते हैं। एक बेडरूम में रहते हैं लेकिन घर 100 बेडरूमों का बनवा लेते हैं, हर चीज़ उनकी पर्सनल होती है। तो ये हमारे जैसे देश में जहाँ पूंजी कमी है, ऐसी फिजूल खर्ची हमारे देश को नुकसान पहुँचाती है। अब हम दूसरा जो इसका वर्गीकरण है वो लेते हैं, वो है सामाजिक दोष। देखिए, सामाजिक शोषण, अमीर लोग गरीबों को शोषण करते हैं, उनको धन का लालच देके उनसे अनैतिक कार्य भी करवा लेते हैं और आप उनके सामने बोल भी नहीं पाते हो क्योंकि पूरा सिस्टम अमीरों के हाथों में चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक प्रतिष्ठा। आप देखिए कि एक व्यक्ति में कितनी बुराइयां क्यों नहीं हो, अगर उसके पास पैसा है तो समाज उसको ऊंचे ओहदे देता रहता है, उसको बिठाता है। कोई भी मीटिंग्स हो, कोई कार्यक्रम हो, अगर आप उसको स्पॉन्सर कर रहे हो तो मंच पे आपको ही बिठाया जाता है, आपकी प्रतिष्ठा होती है, सब लोग आपकी वाई करते हैं। तो चाहे आप में कोई कमी हो, कोई आप में बुराई हो, लेकिन चूंकि आपके पास पैसा है और उस धन को आप प्रयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वो आपका एक सोशल सिंबल बन जाता है, एक सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ जाता है। आपके पास कारें कितनी, आपके पास मकान कितने, आपके पास नौकर कितने, तो ये सारी चीज़ें समाज में दोष उत्पन्न करती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है भौतिकवाद का उदय। देखिए, भौतिकतावाद का उदय का मतलब है कि हमारी निर्भरता मशीनों पे रहती है। चाहे मौसम कोई सा भी हो, हम एसी के अंदर ही सोते हैं, हमारे घर का जो कार्य है वो नौकरी करते हैं, खाना तक हमारे घर के लोग नहीं बनाते हैं, हर चीज़ ऑटोमेटिक हो गई है। तो ये जो भौतिकतावाद का उदय है, जहाँ कारों में आना, पैदल नहीं चलना, सारी चीज़ें सिस्टम पे चलती है, पर्सनल चीज़, तो इन कारण से ये समाज में एक बड़ा ही संकट क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है मुद्रा के राजनीतिक दोष। देखिए, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है प्रजातंत्र का उपहास। हम देखते हैं कि जो टिकट है, राजनीतिक दल, जिसके पास पैसा है उसको टिकट मिल जाती है, जिसके पास पैसा है वो चुनाव में वोटर्स को प्रलोभन देके चुनाव जीत जाता है। तो ये जो कारण हैं जिसके कारण से हम देखते हैं कि जो हमारे चुनाव होते हैं वो जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता से होते हैं, ये एक बेईमानी हो जाते हैं। और इसकी जगह शब्द आ जाता है कि जो प्रजातंत्र में चुनाव है वो पैसों के लिए, पैसों द्वारा और पैसों से ही किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक भ्रष्टाचार। भैया, जब आप पैसे लगा के, जब आपने इतना पैसा खर्च किया है, लोगों को लालच दिया है, पार्टी से टिकट खरीदी है, तो आपसे क्या अपेक्षा की जाए कि आप ईमानदारी से कार्य करेंगे? नहीं, परंतु आप भी जो आपने पैसा लगाया है उसको आप इन्वेस्टमेंट की तरह यूज़ करेंगे। 5 करोड़ चुनाव में लगाएं तो आप 50 करोड़ कमाने की इच्छा रखेंगे, और यही इच्छा राजनीतिक भ्रष्टाचार का उदय होती है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इसमें अवैधानिक तथा जनहित विरुद्ध कार्य। देखिए, पैसों के लिए हम ये नहीं देखते हैं कि जनता के लिए सही क्या है, गलत क्या है। जो हमारे वोटर्स हैं, जो हमारे सपोर्टर हैं, जिन्होंने हमें फाइनेंस किया है, उनके हित के कार्य हम करते रहते हैं। तो इन सब के कारण से मुद्रा में दोष उत्पन्न होते हैं। अब देखेंगे हम मुद्रा के नैतिक दोष। देखिए, मुद्रा के नैतिक दोषों में क्या आता है कि आप इसमें देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि मुद्रा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य नैतिकता का त्याग कर देता है और नैतिकता के उच्चतम सिद्धांतों का परित्याग करके चोरी, हत्या, डकैती, लूटपाट इनमें संलग्न हो जाता है। वो बेईमानी करता है, वो किसी दूसरों को, बच्चों का अपहरण करके फिरौती मांगता है, किसी दूसरे की ज़मीन पे कब्जा कर लेता है, किसी से ट्रांसफ़र करवाने के लिए दलाल के माध्यम से पैसे जुटाता है, रिश्वतखोरी करता है, भ्रष्टाचार में संलग्न हो जाता है। उसका मकसद केवल और केवल पैसा कमाना रह जाता है। और मुद्रा के जितने भी हमने दोष देखे हैं उसमें सबसे भयंकर अगर कोई दोष है तो वो मुद्रा का नैतिक दोष है। इसीलिए कहा गया है कि मुद्रा एक अच्छी सेविका किंतु बुरा स्वामी है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मुद्रा के कारण से ही भाई भाई का नहीं रहता, आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, एक दूसरे के मरने पर उतारू हो जाते हैं। तो संसार में आप जो देख रहे हो आजकल कि ये जो कोर्ट केस चल रहे हैं, इनमें ज़्यादातर में जो इशू है वो मुद्रा ही है। तो अगर आप मुद्रा का
अच्छे से प्रयोग करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा सेवक होगी, लेकिन अगर उसको आपने अपने सर पे नचा लिया तो वो आपके ऊपर स्वामिनी बन जाएगी। आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।